वक्फ संशोधन बिल, जिस बिल की रिपोर्ट सदन को सौंप दी गई है, जेपीसी की लंबी बैठक इस बिल को लेकर चली। तमाम पहलुओं पर विस्तृत चर्चा हर एक पक्ष, हर एक दल से की गई, लेकिन इस बिल को लेकर सियासत थमने का नाम नहीं ले रही है। कांग्रेस के नेता राशिद अल्वी ने इस बिल पर जो कुछ कहा है वो यकीन मानिए तुष्टीकरण वाला है, भड़काने वाला है। कहा क्या कुछ है विस्तार से आपको बताएंगे। वक्फ संशोधन बिल, जिस बिल के कानून की शक्ल लेने के बाद उन तमाम लोगों को वक्फ के चंगुल से राहत मिलेगी, लेकिन कहते हैं ना कि किसी भी अच्छे काम की शुरुआत भारी विरोध के साथ ही होती है, और वक्फ बिल पर भी कुछ ऐसे ही हालात हैं। एक तरफ जेपीसी की बैठकों का दौर और रिपोर्ट, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस के नेता राशिद अल्वी का वो बयान जिसमें वो इस बिल को लेकर लोगों को भड़काते हुए नजर आए। उन्हें बजाय ये कहने के कि हम पूरे मुल्क में शाहीन बाग जैसा प्रोटेस्ट करेंगे, थोड़ी तब्दीली कर लेनी चाहिए। उन्हें कहना चाहिए कि जिस तरीके से देश के अंदर हमारे किसान भाइयों ने प्रोटेस्ट किया था, 2-2 साल सड़कें बंद रखी थी, 2-2 साल सड़कों पर धरना दिया था, कहें कि किसानों की तरह का प्रोटेस्ट करें। राशिद यही नहीं रुके, आगे उन्होंने कहा देश में लोकतंत्र तो है, भले ही नाम भर का क्यों न हो। प्रोटेस्ट करना उनका हक है, सबका हक है। अब देश के अंदर लोकतंत्र है, चाहे वो नाम ही का लोकतंत्र है, लेकिन संविधान हक देता है कि प्रोटेस्ट कर सके। राशिद के ये बोल, ऊपर से वक्फ को लेकर मुस्लिम उलेमाओं का भड़काना, ये साफ इशारा करता है कि अपने राजनीतिक स्वार्थ और वोटरों के तुष्टीकरण की कवायद अब तेजी के साथ आगे बढ़ रही है। लेकिन केंद्र की यह प्रतिबद्धता है कि वो वक्फ के नाम पर होने वाले फर्जीवाड़े पर अंकुश लगाकर लोगों से उनकी जमीन छीनने से बचाएंगे, फिर वो चाहे किसी भी धर्म, किसी भी जाति से ताल्लुक क्यों न रखते हो। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। दर्शकों, एक सवाल, और इस सवाल में तमाम बातें छिपी हुई हैं। क्या भारत के अंदर अगर आप भारत का जयकारा लगाएंगे तो पत्थर खाएंगे? क्योंकि महू हिंसा के बीच अब एक ऐसा वीडियो सामने आया है जिस वीडियो से यह बिल्कुल बखूबी समझा जा सकता है कि महू में हुई हिंसा कैसे सुनियोजित थी, कैसे पूरी स्क्रिप्ट पहले से ही लिखी जा चुकी थी, और कैसे इस पूरी महू हिंसा को अंजाम दिया गया है। बहुत ध्यान से वीडियो देखिएगा। से बौखलाए हुए महू के कुछ कट्टरपंथियों ने हिंसा की पूरी पटकथा पहले से लिखी। महू हिंसा से जुड़ा ये खुलासा रिपब्लिक भारत ने किया। ये तस्वीर जरा गौर से देखिए। भारत की जीत के बाद मस्जिद के बाहर से जुलूस निकल रहा है। अभी तक सब शांत है। अचानक भीड़ में खड़ा एक शख्स मस्जिद की तरफ जाता है, हाथों के इशारे से मस्जिद में मौजूद लोगों को बाहर बुलाता है, और फिर शुरू होती है भयंकर हिंसा। वीडियो बना। वहां मौजूद कट्टरपंथियों ने सुतली बम फोड़ने की बात कही, जो सीधे सीधे झूठी साबित हुई। न मस्जिद में पटाखा फटा, न ही हिंदू पक्ष उग्र होता दिखा। शांति से निकल रहे जुलूस पर कट्टरपंथी क्यों टूट पड़े, ये खुद चश्मदीदों की जुबानी सुनिए। यहाँ पे कैमरे टूटे हुए, ये कैमरे अगर इनकी डिवाइस निकाली जाए तो सब पता चल जाएगा। यहाँ पे हमेशा दंगाई तरीके से होते हैं और हिंदुओं पे हमेशा अत्याचार होता है। यहाँ पे मान लो यहाँ पे अगर घटना हुई तो फिर आगे पत्ती बाजार में क्यों इन्होंने पथराव करे, क्यों मंदिर जलाया गया, क्यों वहाँ की हिंदुओं की दुकान फूकी गई, क्यों फूकी गई? सीमी की तरह तो PFI की तरह सब इनको फंडिंग भी होती है, सीमी से जुड़े हुए ये लोग, वरना हिंसा क्यों करते ये लोग? पिलानी शेरगाजी जी ने करवाई थी। मेरे को आप एक चीजें बताओ कि हम जब रैली में निकले तो हम पत्थर लेके तो निकलेंगे नहीं। हमारे हाथ में तो भारत माता का झंडा था, तिरंगा था। हम क्या पत्थरों के टाइल्स लेके निकले थे? हम क्या झगड़ा करने निकले थे क्या? हम तो भारत जीती थी तो हम तो तिरंगा यात्रा लेके तिरंगा यात्रा निकाल रहे थे ना। आपके भारत में रह के क्या परमिशन लेना पड़ेगी क्या?
कट्टरपंथियों ने पहले से ही प्लानिंग कर ली थी। जश्न मनाया गया तो हिंसा की आग में बहू को जला देंगे। पूरी तैयारी के साथ पत्थरबाजी, आगजनी की गई, मानो कई दिनों पहले से ही साजिश रची जा रही थी। पत्थरबाज आए, उन्होंने पत्थर भेजना चालू करे और मंदिर को, उनके घर को टारगेट बनाया गया। और जब हमने उनसे रुकने का कहा तो उन्होंने सलंग पत्थर मारे। घंटे तक हमने पत्थर झेले हैं, हमारे पास वीडियो भी उस चीज के। कम से कम 200 से 250 लोग थे हमारे घर, ये चौराहे पे। पहले हमारे घर को टारगेट बना गया, उसके पीछे ये यहाँ के वीडियो है सर, पीछे चौराहे के वीडियो है, ये पीछे ये घर पे और उसके पीछे मंदिर पे, उसमें भी पत्थर मारेगा। हिंसा ऐसी कि लोग अपने घरों में कैद होने को मजबूर हो गए। तस्वीरें झूठ नहीं बोलती हैं। वही मामले में ताबड़तोड़ कार्रवाई जारी है। पुलिस ने 8 FIR दर्ज की है। 13 आरोपी गिरफ्तार किए गए, 40 नामजद हैं। बाकी आरोपियों की तलाश जारी है और पुलिस ने कड़ी कार्रवाई का भरोसा दिया। कुल मिलाकर ये वो नफरती मानसिकता के लोग हैं जो रहते भारत में हैं, खाते भारत का हैं, लेकिन छेद भी उसी थाली में करते हैं जिसमें खाते हैं। ऐसे कट्टरपंथी जो नासूर बनते जा रहे हैं, इनका इलाज ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। साल था 2020 जब दिल्ली दंगों की आग में झुलस रही थी और आप सभी को दिल्ली दंगों की हर एक तस्वीर आपके जहन में अभी भी जिंदा होगी। लेकिन इस दंगे का मुख्य आरोपी उमर खालिद अभी जेल में है। कांग्रेस के नेता दिग्विजय सिंह इस उमर खालिद के समर्थन की बात कर रहे हैं और ये तक कह रहे हैं कि वो आखिरी सांस तक उमर खालिद के समर्थन में खड़े हैं। जिसके बाद अब तमाम सवाल हैं कि क्या कांग्रेस इन तमाम दंगाइयों के साथ बेरोक-टोक खड़ी है और कांग्रेस को अब इन सवालों से डर भी लगना बंद हो गया है। इस रिपोर्ट में विस्तार से इस खबर को समझिए। किस प्रकार से परेशान किया जाए निर्दोष लोगों को। कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी टुकड़े टुकड़े गैंग के साथ है। दिग्विजय सिंह मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति करने के लिए जाने जाते हैं। कांग्रेस का हाथ दंगाइयों के साथ। उमर खालिद साहब का भी हमारे बीच में उनके वालिद साहब यहाँ मौजूद हैं। किस प्रकार से परेशान किया जाए निर्दोष लोगों को, उन्हें परेशान किया जा रहा है। हम लोग एक होकर भी काम करें तो लड़ाई लड़ी जा सकती है और मैं हमेशा से आपके साथ हूं, आपके साथ था, हूं और रहूंगा। हमारी लड़ाई निरंतर है। कांग्रेस के वरिष्ठ और कद्दावर नेता दिग्विजय सिंह को दंगे के आरोपी पर तरस आ रहा है। दिल्ली दंगों का मास्टरमाइंड उमर खालिद जेल में बंद है, मगर दिग्विजय सिंह ने दंगाई को बेकसूर होने की क्लीन चिट खुद ही दे दी है। APCR की इफ्तार पार्टी में दिग्विजय पहुंचे थे। इफ्तार पार्टी में शामिल हुए तो कांग्रेस के तुष्टीकरण एजेंडे को दिग्विजय बिल्कुल